स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग मिले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के वन शॉट के लिए। हमने अभी हाल ही में यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का वन शॉट डाला है। हमने इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू की है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस की मदद से सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स को डाल रहे हैं। 11th के डाल तो 10th के भी रहे हैं वैसे। और जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पूरा का पूरा खत्म कर दिया है और पार्ट 2 में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स को भी पूरा कर लिया है। और फ्लूइड्स का वन शॉट अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके देखिएगा, बेहतरीन वन शॉट विद लॉट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। और ऐसा नहीं कोई कोई टाइम वेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बहुत ही छोटा लेकिन प्यारा चैप्टर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो हमारा वन शॉट था वो लगभग 3 घंटे का वन शॉट था, लेकिन ये थोड़ा छोटा वन शॉट होने वाला है बिकॉज पहली बात तो चैप्टर टॉपिक वाइज भी आधा से भी मैं तो कम ही कहूँगा, थोड़ा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ यूजेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा और आप हाँ बोलोगे, मैं कहूँगा बेटा ये देखो ये होता है, आप कहोगे हाँ होता है, आप बोलोगे हाँ होता है। लेकिन साइंस का मतलब सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं होता है, साइंस का मतलब विजुअलाइजेशन भी होता है, साइंस का मतलब डेली लाइफ में उन्हें अप्लाई करना भी होता है। तो डेली लाइफ में हम उससे कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं ये इस चैप्टर में ज़्यादा होने वाला है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये जो आग आप देख रहे हो इससे आप गलत फहमी मत पालिएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में पढ़ने वाले ये तो मुझे फोटो अच्छी लगी तो मैंने लगा दी, ऑल्दो ये वाला टॉपिक भी है। बट द पॉइंट इज कि इस चैप्टर में क्या हमें मेल नहीं पढ़ना। इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ तो। पहला हिस्सा है एक्सपेंशन और दूसरा है कंडक्टिविटी। इस चैप्टर के 2 मेजर हिस्से हैं, एक है एक्सपेंशन जो कि आधे घंटे पौने घंटे चलेगा और एक है थर्मल कंडक्टिविटी जो कि सिमिलर लेंथ चलेगा। दोनों ही टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में। ये चैप्टर हमारा हैंड रिटन जाएगा पूरा का पूरा बिकॉज इस चैप्टर में डेरिवेशंस और समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेफिनेशंस बेसिक बेसिक। तो इसलिए हम लोग ऑफलाइन में भी, पेड बैचेस में भी और हर जगह पे इसको हैंड रिटन फॉर्म में ही करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ भी ऐसा ही किया जाए, ठीक है ना भाई। चलिए, तो सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो रहता है थर्मल एक्सपेंशन। अब ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब शुरुआत ही हो रही है एक टॉपिक से। ये थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है भाई, है ना। आओ जरा इसके बारे में बात सुने। नाम से तो शायद आप थोड़ा बहुत साउंड कर पा रहे हो कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो एनी सॉलिड, हम यहाँ पे मेनली सॉलिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक लिक्विड्स और गैसेस के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना ये सॉलिड्स के लिए वैलिड होने वाला है। बट अगर मैं बात करूं तो फॉर एनी सॉलिड, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो मैं इस लैम्प को थोड़ा सा खिसका देता हूँ। आई होप अब नहीं पड़ रही है, हाँ। तो एनी सॉलिड expands on heating. Any solid expands on heating according to the concept of thermal expansion. Concept of thermal expansion, इसका मतलब ये है भाई कि एक सॉलिड को जब भी हम लोग हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा। एक सॉलिड को जब भी हम लोग हीट करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक्सपैंड होगा। इसका क्या मतलब है, अच्छा ट्रू या फॉल्स। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, ट्रू, और वो अपने साइज में और बड़ा होता चला जाएगा। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए वैलिड है, तो आंसर है नहीं। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, ऐसी स्टेटमेंट देना फॉल्स होगा। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स भी और गैसेस भी गर्म होने पे एक्सपैंड होती हैं, बट अभी फिलहाल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सॉलिड्स हैं। एक्सपेंशन होता क्यों है, आंसर है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो एक्सपेंशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन
ड्यू टू इंक्रीज इन intermolecular due to intermolecular distance between particles, due to increase in intermolecular distance between particles, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो गर्म होने पे और ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। आओ जरा कुछ एग्जांपल्स के रूप में बात करते हैं। अगर आपके पास एक लोहे की रॉड होगी जिसकी लंबाई लेट से 10 सेंटीमीटर होगी, अब अगर आप उसे हीट करोगे तो उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से बढ़ के 10.5 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 10.1 भी हो सकती है, 10.01 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो जो रॉड है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, आप उसे कितना हीट कर रहे हो, कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बट ये तय है कि वो गर्म होने पे एक्सपैंड होगी ही होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको गर्म कर रहे हो और वो एक्सपैंड नहीं हो रही है। अब ये ऑब्वियस, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ऐसा कुछ लेट से एक्सपैंड हुई एक्स, अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वो एक्स से ज्यादा एक्सपैंड होगी, अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो वो और ज्यादा एक्सपैंड होगी। द पॉइंट इज कि आपको उसमें एक्सपेंशन देखने को तो मिलेगा। अब एक्सपेंशन जो है हम उसको अपने डेली लाइफ में कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या एक्सपेंशन हमने हमारी डेली लाइफ में कभी देखा है जिसकी वजह से हमें कुछ फायदे या कुछ नुकसान हुए हो? तो आंसर है बिल्कुल है। उसके बाद हम चलेंगे लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे। देखो, जब मैं ये थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाता हूं सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है कि एक्सपेंशन तो होता है, लेकिन हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्या हमारी लाइफ में बहुत काम की चीज भी है? तो आंसर है बहुत काम की चीज है। और यहां से हमारे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के हमें हमारे डेली लाइफ में क्या फायदे मिले हैं? तो आंसर है आपने रेलवे ट्रैक्स के बारे में देखा होगा कभी, आप में से ज्यादातर लोग ट्रेन से ट्रेवल अपने जीवन में किए ही होंगे। तो इसका पहला एप्लीकेशन मैं शॉर्ट में देना चाहूंगा, रेलवे ट्रैक्स में गैप होना। आपको पता है इनिशियली जब रेलवे ट्रैक्स बने थे तो उनको बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ चिपका के रखा जाता था, उनको एक दूसरे के साथ बहुत चिपका के रखा जाता था। लेकिन बाद में क्या किया गया, उन्होंने क्या देखा, जो रेलवे ट्रैक्स होते थे जब उनको एकदम चिपका चिपका के जोड़ते थे और जब गर्मियां आती थी या ट्रेन उस पर चलती थी तो दोनों ही केसेस में उनका टेम्परेचर बढ़ता था। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो जो रेलवे ट्रैक्स होते थे वो एक्सपैंड होते थे, लेकिन उनको एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलती थी। जगह नहीं मिलती थी तो एज अ रिजल्ट वो मुड़ जाया करते थे। अब अगर वो मुड़ जाएंगे तो ट्रेन की पटरी जो है आपको सबको पता है वो ट्रैक से बाहर आ जाती थी और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। तो बाद में समझ में आया कि वो गलती क्या कर रहा है, वो गलती ये कर रहे थे कि वो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर उन्होंने बाद में, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का गैप जोड़ना छोड़ना शुरू कर दिया। ये गैप कितना था? ये गैप इतना था कि आपकी एक छोटी उंगली भी शायद जाए इसके अंदर, या इतनी ही जाए, बस इतना गैप इसके अंदर रखा जाता था। इससे क्या होता था, ऑब्वियस बात है इतने गैप से ट्रेन के चलने पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब गर्मियां आती होंगी या जब ट्रेन चलती होगी तो उसकी हीट से ये एक्सपैंड होते होंगे, इनको एक्सपेंशन के लिए जगह मिलती है और जगह मिलती है तो ये मुड़ते नहीं है। सर्दियां आती होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते होंगे, तो इतना गैप इनके चलने पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बट थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ट्रैक मुड़ते नहीं थे, ये गैप होने की वजह से। तो एक एप्लीकेशन तो आपके सामने है ना भाई। सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आंसर है बैरल्स, एयर टाइट बैरल्स। बैरल्स जिनको हमें 100% एयर टाइट, देखो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, आजकल बैरल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अभी भी ट्रेडिशनली अल्कोहल बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए एयर टाइट बैरल्स ही इस्तेमाल होते हैं। बैरल्स क्या होते हैं, मैं देखो सबकी फोटो इसलिए लाया बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे। ऐसे बैरल्स होते हैं, इनको एयर टाइट कैसे किया जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अब वो लोग यूज करते हैं जो ट्रेडिशनली अभी भी अल्कोहल या फर्मेंटेशन कर रहे हैं।
मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एयर टाइट कंटेनर्स, वैक्यूम, ये सब बहुत आम हो गया है। बट जब ये पहले नहीं था तो कैसे करते थे मैं आपको बताता हूँ। एक लकड़ी का, जैसे आपके सामने यहाँ पे एक बैरल बना दिया जाता था। अब उसके ऊपर जब वो ढक्कन लगाते होंगे तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि ढक्कन लगाने पे क्या होता होगा, थोड़ी बहुत हवा आना जाना पॉसिबल हो जाता होगा। लेकिन उसके ऊपर अगर मैं लोहे का एक सेम साइज का, एग्जैक्टली सेम साइज का अगर एक रिंग चढ़ा दूं, लेकिन सेम साइज का रिंग चढ़ेगा कैसे? तो यहां पे पहले इस रिंग को गर्म करते थे, गर्म होने पे वो रिंग एक्सपैंड हो जाया करता था। उसके बाद इस बैरल के ऊपर रख दिया करते थे, फिर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो या ठंडा पानी डाल दो, जैसा आपको करना है। जैसे ठंडा पानी डालोगे, रूम टेम्परेचर पे छोड़ोगे, वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो बैरल को ऐसे जकड़ लेगा, ऐसे जकड़ लेगा जैसे कि वो 100% एयर टाइट हो गया, समझ गए? तो सेम साइज का लोहे का रिम बनाओ। अब सेम साइज का चढ़ाओगे तो चढ़ेगा नहीं, तो गर्म करो ताकि वो एक्सपैंड हो जाए, फिर आराम से रखो उसको, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने आप बैरल जो है वो एयर टाइट हो जाएगा। देखो मैं आपको एप्लीकेशन पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपके मन में ये सवाल ना आए कि टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा जब भी ये चैप्टर शुरू करता हूँ पहले एप्लीकेशन बताता हूँ, ताकि आपके मन में एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हो कि हाँ यार ये तो बहुत काम की चीज होने वाली है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आयरन, आयरन रिम ओवर वुडन टायर्स। अब यहां पे अगर हम लोग समझें तो पहले के जमाने में शायद आपको पता है कि हमारे पास लकड़ी के टायर हुआ करते थे। अब तो टायर्स की टेक्नोलॉजी ने जमीन से आसमान की दूरी तय कर ली है, लेकिन जब हमारे पास लकड़ी के टायर हुआ करते थे तो वो बड़े कमजोर हुआ करते थे, तो उनके ऊपर लोहे की एक रिम चढ़ाते थे ताकि वो स्ट्रांग रहें बैलगाड़ी वगैरह के लिए। तो अब वो लोहे का रिम अगर बड़ा साइज का बना के उसके ऊपर चढ़ाते थे तो वो लूज पड़ जाया करता था, चलती बैलगाड़ी से वो निकल जाया करता था। तो किसी होशियार इंसान ने दिमाग लगाया और क्या किया, सेम साइज का रिम बनाया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद लकड़ी के ऊपर चढ़ाया, ठंडा हुआ, उसने उसको ऐसे जकड़ लिया कि अब जब तक लकड़ी टूटेगी नहीं या टायर टूटेगा नहीं, ये रिम निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमने थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया। और एक हमारे पास आती है पेंडुलम क्लॉक। अब आप कहोगे सर हमारे घर में भी पेंडुलम क्लॉक हैं। ये जो पेंडुलम क्लॉक्स आप देख रहे हो नकली पेंडुलम क्लॉक्स है, इनमें पेंडुलम को चलाने के लिए भी सेल चलता है। लेकिन पहले के ज़माने में, यहाँ पे ऐसे कांच आगे दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, लेकिन ये कांच है, ये एक्चुअल पेंडुलम क्लॉक है जो कि ऑसिलेट करती थी। ऑसिलेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। अब होता क्या था, जो एक्चुअल पेंडुलम क्लॉक होती थी, जो पेंडुलम के ऑसिलेशन से सच में टाइम देती थी, वो गर्मी और सर्दी में टाइम गलत देती थी। क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती थी तो उनकी जो लंबाई है वो एक्सपैंड हो जाया करती थी। और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम लेंथ पर डिपेंड करता है। ये आप में से कुछ बच्चे शायद जानते होंगे, नहीं तो अगला चैप्टर ऑसिलेशन में आप जान जाओगे। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि गर्मियों में लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड चेंज होता था और सर्दियों में लेंथ के कम होने से भी टाइम पीरियड चेंज होता था, है ना भाई? तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एरर इन टाइम पीरियड, एरर इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, ऑफ पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड में एरर आना विद चेंज इन, विद चेंज इन, चेंज इन टेम्परेचर। अब आप कहोगे ये एप्लीकेशन कैसे हुई? तो गलती हुई, हमें पहले पता नहीं था ना कि टाइम पीरियड गलत क्यों आ रहा है, बाद में समझ में आया। जब बाद में समझ में आया तो हमने ऐसा मटेरियल, जैसे मैग्नीन एक सब्सटेंस होता है, ऐसा मटेरियल यूज करना शुरू कर दिया जो हीट पे बहुत कम एक्सपैंड हो, बहुत ज्यादा एक्सपैंड ना हो, और ठंडा होने पे बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट हो, बहुत ज्यादा ना हो। अब ये कैसे पता लगता है कि कौन कम एक्सपैंड होगा कौन ज्यादा? ये हमारी अगले स्लाइड से पढ़ाई शुरू होगी। लेकिन इसी की पढ़ाई की वजह से हम समझ पाए कि टाइम पीरियड गलत क्यों आ रहा है और उसको कम से कम एरर का कर पाए। जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मटेरियल चुना जो कम से कम एक्सपैंड हो। और इसकी बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं।
जैसे कि घर में एयर टाइट जैम बॉक्सेस खोलने के लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा गर्म कर दो गर्म पानी डाल के, तो अपने आप वो बाहर आ जाएगा एक्सपेंशन की वजह से। यही रीज़न है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स होते हैं, अगर आप नोटिस करना, उनके बीच में छोटा छोटा गैप रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और एप्लीकेशंस हैं जो थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे ही तो समझ में आया कि हमारे जीवन में काम कैसे आने वाला है, लेकिन अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं अलग अलग प्रकार का एक्सपेंशन, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, हम किसी चीज को एक्सपैंड करेंगे लीनियरली, यानी हम सिर्फ उसकी लंबाई में चेंजेस लेके आएंगे। क्या सिर्फ लंबाई में चेंजेस लाना पॉसिबल है? आंसर है नहीं, हमेशा चेंजेस वॉल्यूम में आते हैं, आप सबको पता है। बट अगर मेरे पास एक लंबी वायर है और मैं उसमें एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो उसकी लेंथ सबसे ज्यादा चेंज होगी एज कंपेयर टू उसका एरिया और वॉल्यूम। तो ऐसे एक्सपेंशन को जहां पे लेंथ में चेंजेस ज्यादा आए और मैं सिर्फ ये कंसीडर कर लूं कि सिर्फ लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसका रीजन ये बिकॉज सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन के ही हैं। अब हमारे पास एक वायर थी कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास एक वायर थी, ठीक है ना। इस वायर की लंबाई हमारे पास थी भाई एल, एल लंबाई थी इसकी, ठीक है। हमने इसे गर्म किया, गर्म करने के बाद इसकी लंबाई में ना चेंजेस आ गए। इसकी ये जो इसकी लंबाई थी एल, ये जो इसकी लंबाई थी एल, इसमें ना कुछ चेंजेस आ गए। कितने चेंजेस आए भाई? जैसे यहाँ से भी ये बढ़ गई क्योंकि हर तरफ से बढ़ेगी, यहाँ से भी ये बढ़ गई। तो अब इसकी जो लंबाई हो गई वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई। पहले इसकी जो लंबाई थी वो एल थी, अब इसकी जो लंबाई है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई। इसका मतलब है हमने इसको जब गर्म किया तो ये डेल्टा एल एक्सपैंड हो गई। हमने जब इसे गर्म किया तो ये डेल्टा एल एक्सपैंड हो गई, इसकी लंबाई डेल्टा एल बढ़ गई। समझ गए? अब आप पहली बात तो ये सॉरी, सिर्फ लंबाई में एक्सपेंशन हुआ तो इसको हम लीनियर एक्सपेंशन कह रहे हैं। अब सुनो, ध्यान सुनना, क्या जो लीनियर एक्सपेंशन हुआ है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के? इतनी कॉमन सेंस शायद सब में होगी कि ये एक्सपेंशन हो क्यों रहा है। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, क्या एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा? यस और नो? आंसर है यस। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज्यादा पार्टिकल दूर जाएंगे, जितना ज्यादा पार्टिकल दूर जाएंगे एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा। इस बात से मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे, है ना। ऑल्सो क्या जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि जो एक्सपेंशन है, क्या ये हमारे ओरिजिनल लेंथ, हमारी ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करता होगा? तो आंसर है बिल्कुल करता होगा। सुनो कैसे। ये मैं आपको समझा रहा हूं, आगे जाके बहुत काम आएगा। मान लो आपकी एक वायर है 10 सेंटीमीटर की और एक वायर है 20 सेंटीमीटर की। आप दोनों को हीट करते हो तो किसमें एक्सपेंशन ज्यादा मिलेगा? तो आंसर है 20 सेंटीमीटर में। अब ऐसा क्यों, आप उसको समझें। मान लो एक लाइन है जिसमें 4 बच्चे खड़े हैं ऐसे करके, और एक लाइन है जिसमें 4 से ज्यादा बच्चे खड़े हैं, लेट से 8, जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बच्चे खड़े, ठीक है। अब 4 बच्चों की लाइन और 8 बच्चों की लाइन में मैं अगर सबको बोलूं कि 1-1 सेंटीमीटर दूर हो जाओ एक दूसरे से, ठीक है ना, तो क्या अगर सारे 1-1 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, रफली अगर बात करूं, तो इनके बीच में 4 सेंटीमीटर का लंबाई बढ़ती है, क्योंकि सबको मैंने बोला कि सबके बीच में जो गैप नहीं था अब वो 1-1 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 3 सेंटीमीटर चलो मान लो इसकी लंबाई बढ़ गई। बट क्या यहां भी 1 2 3 4 5 6 7, क्या यहाँ पे लगभग लगभग 21 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ेगी? अगेन नंबर्स पे मत जाओ, इस पे ध्यान दो कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है और मैं सबको एक्सपैंड करने के लिए बोलूं, सबको बोलूं एक दूसरे दूर हो जाओ, तो क्या उनकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे? कॉमन सेंस की बात है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको समझना होगा कि जितनी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी, जितनी ओरिजिनल लंबाई ज्यादा होगी, उतना एक्सपेंशन जो है वो आपको ज्यादा मिलने वाला है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी कि कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट
एंड सेकेंड, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एल डेल्टा टी। अब ध्यान सुनने वाली बात है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और अगर हमें इक्वल लगाना है तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाना होगा, और वो जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो अल्फा है। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये अल्फा है, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास हमें डेल्टा एल यानी कि लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला मिल जाता है जो कि है अल्फा एल डेल्टा टी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फा क्या है। आप मुझे बताओ, क्या चेंज इन लंबाई सिर्फ टेम्परेचर और लेंथ पर डिपेंड करता होगा? क्या ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता होगा? क्या सारे मटेरियल सेम अमाउंट में एक्सपैंड होते होंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। सब कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, लाइक मेटल्स, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें एक्सपेंशन बहुत कम मिलेगा आपको, लाइक नॉन मेटल्स जो सॉलिड हैं। तो यहाँ पे ये जो अल्फा है, वेयर ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ, इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस अल्फा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, और वो है नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है और वो है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर मैं अल्फा की एस आई यूनिट के बारे में बात करूं, चलो ऐसा करते हैं, आप इसकी एस आई यूनिट कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ लिखो प्लीज। टाइम स्टैम्प हमारा लगभग 20 मिनट के आसपास है, तो जल्दी से इसका टाइम स्टैम्प के साथ अल्फा की आप ऐसा यूनिट लिख दो। जल्दी जल्दी, अगर नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख दो। चाहे ये फॉर्मूला हमारे पास है, इससे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप आपने लिख दिया हो। अब डेल्टा एल जो है वो ऑब्वियस सी बात है किस में होगा, मीटर में। एल भी किस में होगा, मीटर में। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, ये केल्विन में होगा। तो अगर केल्विन इधर जाएगा तो केल्विन की पावर -1 आ जाएगी। तो इसकी जो एस आई यूनिट होगी वो होगी केल्विन इनवर्स, यानी केल्विन की पावर -1, जिसको मैं K-1 भी कह सकता हूं। अब ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेल्टा टी है तो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, बट एसआई की बात करें तो केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। दोबारा से, अगर किसी भी चीज को मैं हीट करता हूं तो उसमें जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक है जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, एक है जितनी ज्यादा उसके पहले से ही लेंथ होगी उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल अल्फा, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अब अगर हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, यहां पे जानना बहुत जरूरी है कि क्या अल्फा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है? यस। लेकिन क्या ये भी कहना सही है कि अगर किसी मटेरियल के लिए अल्फा ज्यादा है तो उसमें आपको लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा मिलेगा, उसमें आपको लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा मिलेगा, और अगर अल्फा कम है तो वहां पे आपको लीनियर एक्सपेंशन कम मिलेगा। तो ये आपको खुद से देखना है। मान लो आप इंजीनियर बन, जैसे पेंडुलम वाला ही एग्जांपल ले लेता हूं, जो पीछे भी घड़ी बनाई थी। अब आप बताओ मुझे, अगर आपको घड़ी बनानी हो पेंडुलम वाली, तो आप उसमें कैसा मटेरियल गूगल करोगे जिसका अल्फा कम हो, जिसका अल्फा ज्यादा हो? तो मैं एक ऐसा मटेरियल गूगल करूंगा जिसका अल्फा कम हो, क्योंकि अल्फा कम होगा अगर तो एक्सपेंशन भी कम होगा, टेम्परेचर चेंज करने पे एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कहीं पे अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए, मान लो आपकी रिक्वायरमेंट कहीं पे ऐसी है कि गर्म होने पे ज्यादा एक्सपेंशन आप डिमांड कर रहे हो, तो वहां पे आप अल्फा जो है वो ज्यादा लोगे। तो ऐसा आपको समझना होगा। तो ये हुआ हमारा लीनियर एक्सपेंशन। अब इतना, अगेन इतने समझदार आप सब हो शायद कि मैं इस फॉर्मूले को अगर डेल्टा एल को एल डैश माइनस एल लिखता हूं, एल डैश माइनस एल यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल लिखता हूं। थोड़ा यहाँ पे एक बार गैप बनाते हैं। हाँ, अगर मैं डेल्टा एल को एल डैश माइनस एल लिखता हूं और अल्फा अल्फा ही रहता है और यहाँ पे एल जो है एल रहता है, और इसको मैं T2 माइनस T1 लिख देता हूँ, तो आप समझ गए बात एक ही है। ये बात एक ही है, बात एक ही है। ये है डेल्टा एल यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1। तो कई जगह पे आपको ऐसा मिल जाएगा, कई जगह पे आपको ऐसा मिल जाएगा, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लीनियर एक्सपेंशन के बाद हमारे पास आता है
एरियल एक्सपेंशन। अब एरियल एक्सपेंशन नाम से शायद आपको पता लग रहा हो कि यहाँ पे हम लोग एरिया को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने वाला क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले से। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास एक शीट है। इस बार, पिछली बार हमने एक क्या ली, वायर ली, एक लेंथ ली जिसमें लीनियर एक्सपेंशन हमें मिला। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक शीट ले रहे हैं। अब इस शीट को हमने क्या किया, गरम किया। गरम करने पे क्या ये एक्सपैंड हो जाएगी? गरम करने पे क्या ये एक्सपैंड हो जाएगी? बिल्कुल एक्सपैंड हो जाएगी। पहले इसका जो एरिया था वो ए था, अब इसका जो एरिया हो जाएगा वो ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका एरिया जो है वो बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, पहले इसकी लंबाई एल थी, अब इसकी लंबाई जो है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई है, जिसकी वजह से एरिया भी बढ़ गया है। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलेंगे एरियल एक्सपेंशन। अगेन ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछला सारा देखो, क्या इसमें जो चेंज इन एरिया है, क्या वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यस। क्या इसमें चेंज इन एरिया इनिशियल एरिया आपका क्या था उसके प्रोपोर्शनल होगा? तो आंसर है यस। देखो, अब ये चीज़ें समझाने, अगर पिछला समझ में आया तो ये समझने की बात ही क्या, सिमिलर है। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देता हूं तो डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा मेरे पास ए डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाएंगे वो इस बार ही बीटा लगाएंगे। पिछली बार अल्फा लगाया था, इस बार यहाँ पे कांस्टेंट बीटा लगा देंगे। अब पिछली बार अल्फा क्या था? अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो आप समझ जाओ बीटा क्या है। समझ गए ना? अब डेल्टा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, नया वाला एरिया माइनस पुराने वाला, और डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, बात एक ही। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें कि यहाँ पे बीटा क्या है, तो बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। देखो ना, टाइम लगा ही नहीं, कहाँ लगा टाइम। और अगर बात करूँ इसकी SI यूनिट के बारे में, तो इसकी SI यूनिट भी क्या ही होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, केल्विन इनवर्स। और यहाँ पे भी वही बात लागू होती है। कौन सी बात लागू होती है भाई, कि अगर बीटा ज़्यादा होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, बीटा कम है तो वॉल्यूमेट्रिक कह रहा हूँ, एरियल। बीटा ज़्यादा है तो एरियल एक्सपेंशन ज़्यादा है, बीटा कम है तो एरियल एक्सपेंशन कम है। अब आपकी डिमांड है कैसी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सेम। और बिल्कुल सेम लास्ट आता है हमारे पास, और वो आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, आओ जरा समझें भाई। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है? वैसे तो समझदार को इशारा काफी है, आप खुद ही सोच के बताओ कि अच्छा मैं ये आग ऐसे ही, मुझे ना ये पीपीटी बड़ी खाली खाली सी लग रही थी, तो मेरे को लगा यार एकदम बिल्कुल खाली खाली सी लगेगी तो कोने पे आग लगाता हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये आग अच्छी लग नहीं रही है यहाँ। पीपीटी ना एकदम खाली खाली सी हो गई थी, तो बड़ा ऐसा सूना सूना सा महसूस हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे, ये मेरी मैक्सिमम क्रिएटिविटी है, आप समझ रहे हो? मतलब पीपीटी डिजाइन करने में ये मेरी मैक्सिमम क्रिएटिविटी है। मुझे खुद हंसी आ रही है, मैंने क्या लगा दिया यहाँ, बट कोई बात नहीं। अगर बात करें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में हम लोग वॉल्यूम जो है वो उसको जो है वो बढ़ाते हैं। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मान लेते हैं क्यूब है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हम यहाँ पे बस क्यूब लेट कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूब है और मैं अगर उसकी वॉल्यूम को V मानता हूँ, अब अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो क्या हर तरफ से इसके सारे डायमेंशंस जो हैं वो बढ़ेंगे? हर तरफ से इसके सारे डायमेंशंस जो हैं वो बढ़ेंगे। अब अगर हर तरफ से इसके सारे डायमेंशन बढ़ते हैं तो जो इसकी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V हो जाएगी। बट ऑब्वियस है ना, बट ऑब्वियस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सेम, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा। देखो सब कुछ रिपीट हो रहा है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि राम कथा, मतलब कि एक बार जैसे वो नहीं होता, हम कोई पाठ करते हैं, राम कथा करते हैं, सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है, वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। एक बार करा तो फिर धीरे धीरे अपने आप याद भी होने आपको लग जाएगा। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब ये देखो ना, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ से अपने आप चलेंगी, कुछ करना ही नहीं है। बस एक बार ये लीनियर था, फिर एरियल हुआ, अब वॉल्यूमेट्रिक है। बस ध्यान रखना है यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो गामा लगेगा।
यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो गामा लग जाएगा। अच्छा, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे, ये गामा क्या है? ये गामा क्या है? तो आंसर है ये गामा है, हाँ हाँ पता आपको पता है, और ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है ये गामा, बट ऑब्वियस है, ठीक है ना। अगेन इसकी ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इसकी भी ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स होगी, और यहाँ से मैं वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू गामा वी, और यहाँ पे मैं T2 माइनस T1 जो है वो लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एरियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सेम है, बस ध्यान रखना है कि जब मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ लेंथ में चेंजेस को कंसीडर करूंगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वॉल्यूम में चेंज को कंसीडर करूंगा, एंड ऐसे ही एरियल में मैं सिर्फ एरिया को कंसीडर करूंगा। ये बात शायद आप कॉमन सेंस से जान रहे हो। हमने अभी जो आपको पीछे 3 एप्लीकेशन बताई, वो तीनों की तीनों एप्लीकेशन, चारों के चारों एप्लीकेशन एक ही चीज पर डिपेंड कर रही है, अगर आप नोटिस करो तो वह लीनियर। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी में भी सबसे ज्यादा सवाल लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर ही हैं, और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर ही पूछे जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी नहीं पढ़ें, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब हम अगर बात करें तो इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, छोटी छोटी डेरिवेशन। आप समझ गए ना कि मैं इसके नोट्स हाथ से क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर हमें समझना ही है ना, ये वाली बात है। ये हाथ से करना बहुत जरूरी है, लिखा लिखा लाऊंगा तो वो फील नहीं आती है। चलो, दूसरी बात, अब हमें पता करना है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, क्या ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉमन सेंस कहती है कि अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एरियल एक्सपेंशन, और गामा यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी के लिए अल्फा ज्यादा है और उसमें लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसमें लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा होगा तो उसमें एरियल एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर लेंथ ज्यादा बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा। अब अगर लेंथ और एरिया ज्यादा बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ेगी। द पॉइंट इज कि तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। बाकी आओ इनके बीच में रिलेशन जो है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहां पे निकालते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालते हैं। फिर एक काम करेंगे कि अल्फा बीटा में मैं रिलेशन निकाल के दे रहा हूं ना, फिर आप अल्फा और गामा में निकालने की कोशिश करना, ठीक है। फिर हम वीडियो को ना पॉज करेंगे ईमानदारी से, फिर मैं उसको आप पॉज करने के बाद अपनी तरफ सॉल्व करना, फिर मैं करूंगा, चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। लेकिन पहले मैं ये करा देता हूँ आपको, पहले मैं ये करा देता हूँ अल्फा और बीटा में रिलेशन। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे स्क्वायर शीट लेट कर लेते हैं, और इस स्क्वायर शीट की जो लंबाई है वो एल है, जिसकी वजह से इसका एरिया जो है वो ए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने इसको एक्सपैंड किया, तो क्या एक्सपैंड होने पे हर तरफ से एक्सपैंड हो जाएगी? क्या ये हर तरफ से एक्सपैंड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और एक्सपैंड होने के बाद इसका जो लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, और एरिया आप समझ रहे हैं ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब अल्फा और बीटा में रिलेशन कैसे निकालें? क्या ऐसा कह दें कि जो एरिया है वो एल स्क्वायर है, हाँ, और जो नया वाला एरिया है जो कि ए प्लस डेल्टा ए होगा, क्या वो एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर होगा? आप समझ रहे हैं ना ये क्या हो रहा है? देखो, एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड स्क्वायर होता है, तो पुराना वाला एरिया ए जो है वो एल स्क्वायर हो गया। लेकिन जो नया वाला एरिया ए डैश, जो कि एक्चुअली में ए प्लस डेल्टा ए है, बट क्या वो एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर भी होगा? बिकॉज नई वाली लेंथ का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यानी अब मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे खोल दूं इसको, तो एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल। अब ए स्क्वायर को क्या मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस। और डेल्टा ए को आज हमने पीछे प्रूफ किया है बीटा ए डेल्टा टी। हमने डेल्टा ए को आज प्रूफ किया है बीटा ए डेल्टा टी। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एल स्क्वायर है प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2 एल। क्या मैं डेल्टा एल को अल्फा एल डेल्टा टी लिख सकता हूँ? क्या मैं डेल्टा एल को
अल्फा एल डेल्टा टी लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस हिसाब से पहली बात तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है बीटा ए डेल्टा टी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान सुनना, ये जो डेल्टा एल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, टाइम स्टैम्प है 33 मिनट्स के आसपास। ये जो डेल्टा एल है, ये बहुत छोटी वैल्यू होगी या बहुत बड़ी वैल्यू होगी? मतलब ये डेल्टा एल जो है, ये मिलीमीटर्स में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा, मीटर्स में होगा या किलोमीटर्स में होगा? ऑब्वियस सी बात है, एवरेज साइज शीट है। इस अपने घर में पड़ी हुई टेबल समझ लो, अपने घर में पड़े हुए लैपटॉप का साइज समझ लो, उतनी शीट है। तो बताओ गर्म करने पे जो एक्सपेंशन होगा वो मिलीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, किस में होगा? तो आंसर है मिलीमीटर से भी कम आंसर होगा, मिलीमीटर ही मान लो चलो। अब मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 रहता है। तो अगर डेल्टा एल 10 की पावर -3 रेंज का है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर जो है, क्या वो तो और छोटा हो गया, 10 की पावर -6 हो गया। तो क्या डेल्टा एल का स्क्वायर एक बहुत छोटी वैल्यू है? आंसर है हाँ, डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है। वो इतनी छोटी वैल्यू है कि उसको हम लगभग जीरो मान सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी फिजिक्स कह रही है कि जो डेल्टा एल का स्क्वायर है, ये जो डेल्टा एल का स्क्वायर है, ये टेंस टू जीरो, मतलब ये लगभग जीरो ही है। डेल्टा एल अपने आप में बहुत छोटा है, और छोटी चीज जो एक से छोटी होती है उसका स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो आप सबको पता है वो और छोटी होती चली जाएगी। तो अगर डेल्टा एल का स्क्वायर बहुत छोटा है तो इसको हम यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। तो डेल्टा एल के स्क्वायर को मैंने इग्नोर कर दिया, यहाँ मुझे मिल गया 2 अल्फा एल इंटू एल, मिल गया मुझे एल स्क्वायर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। क्या एरिया भी एल स्क्वायर ही होता है ना भाई? तो एल स्क्वायर से एरिया भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मुबारक हो, हमें बीटा का फॉर्मूला मिल गया है 2 अल्फा। हमें बीटा का फॉर्मूला मिल गया है 2 अल्फा, और ये फॉर्मूला ये भी दर्शा रहा है कि बीटा और अल्फा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने भी चाहिए यार। अगर अगर लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है तो एरियल तो ऑटोमेटिकली होगा ना, एरियल तो ऑटोमेटिकली होगा, इतनी अकल तो हमें लगानी चाहिए। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकाला। अब जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लो, चाहे यहीं के यहीं, और अब आप अल्फा और गामा में, जैसे मैंने ये एरियल के लिए किया, अब ये सेम काम आप जल्दी से वॉल्यूम के साथ करो, यानी अल्फा और गामा में रिलेशन निकालो। जल्दी से ट्राई करो, सेम प्रोसेस है लगभग, जल्दी करो। हाँ जी, तो आई होप आपने डेरिवेशन को किया। अब हम देखते हैं कि आपकी की गई डेरिवेशन सही है कि नहीं। अब हो सकता है आपने की भी ना हो, बट फिर वो गलत बात हो जाएगी, है ना भाई? तो आई होप आपने किया हो। चलो आओ अब रिलेशन निकालना सीखते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ये तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इनमें जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही आएगा। मतलब इनमें जो रिलेशन आना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही आना चाहिए। अगेन आपको पता है क्या करना है, हमें इस बार एक क्यूब ले लेना है ना भाई, एक क्यूब ले लेना है, और एक क्यूब की जो हमें साइड ले लेनी है, साइड ले लेनी है, एक क्यूब की जो हमें साइड ले लेनी है वो एल ले लेनी है, ठीक है ना? अब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो आपको पता है कि इसकी जो साइड है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाएगी। अब एक साइड बढ़ेगी तो सारी साइड बढ़ेंगी, है ना भाई? तो वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जो नई वाली लेंथ इसकी हो गई होगी वो हो गई होगी एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है ना? इस हिसाब से अगर बात करें तो जो इसकी नई, पहले तो पुरानी वाली जो वॉल्यूम होगी वो तो एल क्यूब होगी, लेकिन जो नई वाली वॉल्यूम होगी वी डैश, जो कि एक्चुअली में वी प्लस डेल्टा वी भी होगी, है ना? नई वाली वॉल्यूम क्या होगी? पुरानी वाली प्लस जो चेंज हुई है। क्या ये एल प्लस डेल्टा एल के क्यूब के बराबर होगी? आई होप आपने यही किया हो। अब हम इसी को आगे जो है वो बढ़ाने वाले हैं। अब v प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू एल ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर, है ना? अब थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि डेल्टा एल जो है वो बहुत छोटा है। अब अगर डेल्टा एल छोटा है तो डेल्टा एल का स्क्वायर तो और छोटा हो गया,
और क्यूब तो और भी ज़्यादा छोटा हो गया। तो जिनको मैंने ये लाल रंग से अंडरलाइन किया है, इन दोनों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे होंगे। अगर सोचो डेल्टा एल बहुत छोटा है तो उसका क्यूब तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उस कारणवश आपने भी आई होप इसको इग्नोर किया हो। अब v की जगह मैं एल क्यूब लिख सकता हूँ और डेल्टा v की जगह मैं गामा v डेल्टा t लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एल क्यूब है, यहाँ मेरे पास बचता है 2l स्क्वायर और डेल्टा एल की जगह मैं अल्फा एल डेल्टा टी लिख सकता हूँ और ये सब तो हट ही जाएगा। एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो गामा v डेल्टा टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू में एल हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 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 माय बैड माय बैड माय बैड, यहाँ पे 3 आता है, सॉरी सॉरी, है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। तो वो मेरे को यहीं पे पास समझ में आ गया, है ना, जब मैंने यहाँ पे किया ना तो मेरे को समझ में आ गया कि मैंने गलती की क्योंकि यहाँ तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे अगर 3 आया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 3, एल स्क्वायर इंटू में एल हो जाएगा हमारे पास एल क्यूब और अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी से डेल्टा टी भी जो है वो कैंसिल हो चुका है और v जो है वो एल क्यूब है, वो भी कैंसिल हो गया। तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा। तो आई होप आपका ये रिलेशन जो है वो ठीक आया हो। अब क्योंकि हमने अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल लिया है और क्योंकि हमने अल्फा और गामा में भी रिलेशन निकाल लिया है, क्या अब हम लोग बीटा और गामा में भी रिलेशन निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्या हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आया है जिससे अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली क्या हमारे पास गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आया है तो अल्फा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गामा बाय 3। सही क्या? सही क्या? इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप देख सकते हैं कि बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो बीटा का रिलेशन 2 बाय 3 गामा निकाल सकता हूँ। देखो पॉइंट क्या है आपको समझना है, पॉइंट ये है कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। आप क्वेश्चन को समझना, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है लेकिन वहां पे लगना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, तो आप ये मत समझ लेना कि वहां पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का तो कोफिशिएंट गिवन नहीं है। अगर आपके पास अल्फा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप गामा निकाल सकते हो, अगर आपके पास अल्फा है तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप बीटा निकाल सकते हो, या कोई भी एक कोफिशिएंट आपके पास है तो बाकी दोनों आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन कोई भी हो, कोफिशिएंट कोई भी हो, हम उसको बस कोई एक कोफिशिएंट होना जरूरी है, उससे बाकी सारे कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक होता है पूरा का पूरा एक्सपेंशन के ऊपर। अब आप सोच रहे होगे क्या हमें सिर्फ सॉलिड्स की एक्सपेंशन पढ़नी है? तो मैंने आपको बताया था, आंसर है नहीं, एक्सपेंशन लिक्विड की भी होती है और गैसेस की भी होती है। बस फर्क ये है कि जब भी हम लिक्विड्स और गैसेस की एक्सपेंशन के को दिमाग में लेके आएंगे तो वहाँ पे लीनियर या एरियल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का एक्सपेंशन पॉसिबल है और वो कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक। तो और कुछ फर्क नहीं है, यानी अल्फा और बीटा की पढ़ाई आपको सॉलिड्स में लगाने को मिल सकती है लेकिन अल्फा और बीटा की पढ़ाई आप लिक्विड्स या गैसेस में नहीं लगा सकते, बिकॉज लिक्विड्स और गैसेस में हमेशा वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं और एज अ रिजल्ट वहाँ के लिए अल्फा बीटा यानी कि लीनियर और एरियल एक्सपेंशन नहीं बना है और बाकी सारी पढ़ाई फॉर्मूला सेम है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल लिक्विड के ऊपर आता है तो वहाँ पे भी आप फॉर्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी लगा सकते हो, गामा का फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे सवाल उठता है इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो आंसर है, मैंने आपको बताया था कि मैं 2-4 चैप्टर बस करा, जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड करा दिया, थर्मल, इसके बाद मुझे लगता है कि मैं ऑसिलेशन चैप्टर एक और करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक लेक्चर और डालूंगा और अब तो हम लाइव भी जाना शुरू होने वाले 11th के लिए, वहाँ जाके इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। ठीक है ना, चलो आओ, लेकिन अब हम इसके एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, अब हीट ट्रांसफर एक बहुत बहुत बेसिक सा प्रोसेस है
देखो हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, शायद आप जानते ही हैं। हीट ट्रांसफर का मतलब होता है हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने बहुत बार पढ़ा है कि हीट जाती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बट हीट जाती कैसे है, हीट के ट्रांसफर होने के कितने मेथड्स होते हैं? तो आंसर है हीट के ट्रांसफर होने के हमारे पास कुल मिला के 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स हैं हमारे पास हीट के ट्रांसफर होने के। पहला मेथड है, तो हीट ट्रांसफर होने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं ओवरऑल। पहला मेथड है कंडक्शन। पहला मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है भाई, हीट इज ट्रांस हीट इज ट्रांसफर्ड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय conducting heat atom to atom। इसका मतलब आप समझना ये क्या कह रहा है। देखो मैं हमेशा इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इमेजिन करो कि आपके पास एक क्लासरूम है। क्लासरूम के अंदर एक फर्स्ट बेंच है और एक लास्ट बेंच है। अब टीचर को अगर एक लेट अस सपोज क्वेश्चन पेपर या एक आंसर शीट लास्ट बेंच वाले बच्चों को देनी है, तो कितने तरीके से वहां तक पहुंचाई जा सकती है सब। और आप उस क्वेश्चन पेपर को आप एक प्रकार से हीट समझना। तो पहला तरीका है कि वो जो टीचर है वो फर्स्ट बेंचर को वो क्वेश्चन पेपर पकड़ा दे, फर्स्ट बेंच वाला सेकंड को पकड़ाए, सेकंड वाला थर्ड को पकड़ाए, थर्ड वाला फोर्थ को पकड़ाए, फोर्थ वाला फिफ्थ को पकड़ाए। ऐसा करते करते अगर हीट जाती है लास्ट बेंचर तक, तो इसको हम लोग एक प्रकार से कंडक्शन बोलेंगे। जहां पे एटम्स, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बॉडी को गुड कंडक्टर ऑफ क्या होना पड़ेगा, हीट। इसके लिए उनके पास हाथ होना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर हाथ नहीं हुए तो फिर एक्चुअली में मोए मोए हो जाएगा, क्योंकि हाथ ही नहीं हुए या पैर ही नहीं हुए तो वो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, समझे ना, समझे ना। तो इसलिए हाथ पैर होना बहुत ज़रूरी है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेटल्स जो हैं वो आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो उनसे हीट एक एटम से दूसरे एटम तक जाके आगे पास ऑन हो सकती है, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे कंडक्शन। फिर वहीं पे हमारे पास आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक बहुत अलग तरीका है। पहली बात तो कन्वेक्शन में अगर कोई बॉडी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, अगर कोई बॉडी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो कन्वेक्शन फॉलो करती है। जैसे कि पहली बात तो कंडक्शन में हमारे पास सारे मेटल्स, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सारे मेटल्स इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। कन्वेक्शन में एयर या वाटर आता है। आप सबको पता होगा शायद एयर और वाटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट फिर भी अगर मैं एक पतीले में पानी को रखता हूँ तो पूरा पानी गर्म कैसे हो जाता है, तो when particles itself move to transfer heat। इसका क्या मतलब है, आओ जरा समझे। अगर क्लास टीचर खुद क्वेश्चन पेपर बेंच के बीच से होते हुए उस बच्चे तक लेके जाएं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कन्वेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर मेरे पास एक कंटेनर में पानी है ना, अगर मेरे पास एक कंटेनर में पानी है, आपको पता होना चाहिए कि पानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं पानी को गैस पर रखूंगा तो सारा पानी गर्म हो जाएगा। कैसे? जब मैं उसे गर्म करूंगा, जब मैं उसे नीचे से गर्म करूंगा तो होता क्या है, नीचे जो पानी है जो कांटेक्ट में होता है कंटेनर के साथ वो तो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो एक्सपैंड होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हम सब जानते हैं गर्म पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और गर्म पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जो है वो भागता है। अब जब वो ऊपर की तरफ भागता है तो आसपास से जो पानी होता है, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली हो जाती है, तो आसपास से पानी नीचे आ जाता है। यानी यहाँ पे पानी खुद मूव हुआ है और वो हीट होने के लिए कंटेनर के पास गया है। खुद मूव हुआ है और हीट होने के लिए वो कंटेनर के पास आया, फिर गर्म हो गया तो ऊपर भाग गया, फिर नीचे आया। दिस इज बेसिकली नोन एज कन्वेक्शन। अब एयर और वाटर ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि ऐसे गर्म होते हैं, है ना भाई। हवाएं जो चलती हैं धरती पे, जिनको हम ट्रेड विंड्स वगैरह कहते हैं, आपको पता होगा कि समुद्र दोपहर के समय पर समुद्र का पानी ठंडा होता है और उसकी मिट्टी गर्म होती है। अभी हम वो स्पेसिफिक हीट में बात करेंगे भी, लेकिन दोपहर के समय पर समुद्र के किनारे कभी आप जाओ तो मिट्टी बहुत गर्म होती है, नंगे पैर नहीं चल पाओगे आप बीच पे।
लेकिन पानी या पानी के पास वाली मिट्टी बहुत ठंडी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हम स्पेसिफिक में पढ़ेंगे, बट इससे होता क्या है कि जहाँ पे अब जैसे मिट्टी गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा गर्म होने की वजह से एक्सपैंड करती है, ऊपर भागती है, और फिर वहां से हवाएं चलना शुरू होती हैं, जिनको हम लैंड ब्रीज या सी ब्रीज कहते हैं, जिनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इक्वेटर और पोल पे होता है। आपको सबको पता है सूरज की किरणें सीधा इक्वेटर पे गिरती है, जिसकी वजह से वहां पे गर्मी रहती है, और पोल पे ठंड। अब गर्मी होगी तो हवा ऊपर भागेगी, लो डेंसिटी क्रिएट करेगी, और हाई से लो की तरफ हवाएं चलेंगी, तो इससे हवाएं भी चलती हैं। हवा गर्म होना, पानी गर्म होना कन्वेक्शन से होता है। लेकिन सोचो कि अगर टीचर अपनी जगह से हिल नहीं सकता और रास्ते में बच्चे भी नहीं हैं, तो ना तो कंडक्शन हो पाएगा और ना ही कन्वेक्शन हो पाएगा। फिर आखिरी तरीका हमारे पास आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। ये आखिरी तरीका रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में आप कह सकते हो कि ट्रेवल्स हीट ट्रेवल्स इन द form of electromagnetic waves. Heat travels in the form of electromagnetic waves. Heat जो है वो electromagnetic waves की फॉर्म में चलती है। इसका क्या मतलब है? electromagnetic waves की फॉर्म में चलने का क्या मतलब है? आपने एक सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिक्वायर्स नो मीडियम। उसको चलने के लिए कोई मीडियम, कोई माध्यम नहीं चाहिए। आप सबको पता है कि रेडिएशन में जब हीट चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, तो वो कौन से प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? तो आंसर है इंफ्रारेड, है ना। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सन टू अर्थ, है ना, एक एग्जाम्पल है ये बस। सन से अर्थ पे जो हीट आती है वो एक प्रकार से रेडिएशन से आती है। क्यों? क्योंकि सन से अल्ट्रा वायलेट रेज विजिबल और इंफ्रारेड निकलती हैं, वो धरती पे आती हैं। उसमें से इंफ्रारेड जो है वो अपने अंदर हीट कैरी करती है। तो जो हमें सन की हीट महसूस हो रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर तक, एटमॉस्फेयर पे आने के बाद तो कन्वेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर तक जो है वो रेडिएशन होता है, और ये सबसे फास्टेस्ट मोड है। अब अगर टीचर अपनी जगह से उठ के नहीं जा सकता और रास्ते में बच्चे भी नहीं है, तो टीचर क्या कर सकता है? मतलब डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस पेपर को ऐसे गोल गोल करके फेंक सकता है ताकि बच्चा वो कैच कर ले। अगर ऐसा होता है तो ये फास्टेस्ट मोड होगा। आप समझ सकते हैं ना, बस फेंकना है, बच्चे को कैच करना है। तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से बहुत, कन्वेक्शन तो बहुत स्लो है, तो सेकंड नंबर पे तो फिर भी कंडक्शन आता है। सबसे स्लो तो कन्वेक्शन, लेकिन रेडिएशन सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, क्योंकि इसमें आप सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट से होता है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है विद स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, जिसके वजह से सबसे इजीली और फास्टेस्ट वे में हीट जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको फ्रंट पेज खोल के दूं इस चैप्टर का, जो कि हम बना के लाए थे, अब इसमें यहाँ पे अगर आप आओ, मान लो आप इस आग के किनारे जो है वो बैठे हुए हो, आप मुझे बताओ अगर आप इस आग के किनारे बैठे हुए हो तो आप तक जो हीट आ रही है वो कैसे आ रही है? क्या इसमें हीट ऊपर की तरफ जा रही होगी बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन? बोलो, क्या इसमें हीट ऊपर जा रही होगी बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन? तो अगर आप ऊपर हाथ रखोगे तो जो आपको हीट महसूस होगी वो कन्वेक्शन से होगी, लेकिन साइड में भी तो हीट आ रही है। तो साइड में जो हीट आ रही है वो किससे आ रही है? रेडिएशन से आ रही है, रेडिएशन से। लेकिन यहाँ तो कंडक्शन हो ही नहीं रहा, उधर भी जा रही होगी रेडिएशन, लेकिन यहाँ तो कंडक्शन हो ही नहीं रहा। कंडक्शन कैसे हो रहा है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक मेटल का रॉड लगा देता, अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ इमेजिनरी तरीके से, यहाँ पे एक मेटल का रॉड लगा देता हूँ, है ना, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट एक मेटल का मैंने यहाँ पे रॉड लगा दिया। अब ये अगर मेटल का रॉड है, अगर ये हमारे पास एक मेटल का रॉड है, तो यहाँ पे आपको कंडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे बॉन फायर वगैरह लगा के पतीला रख दिया, उसमें पानी उबाल रहे हो, तो जो पतीला गर्म हो रहा है वो कंडक्शन से हो रहा है, लेकिन जो पानी गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन से हो रहा है। ऊपर हाथ रखोगे तो कन्वेक्शन से हीट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं हीट के एक जगह से दूसरी जगह जाने के, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी आपको हीट ट्रांसफर मिल रहा है वो कंडक्शन से हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है या रेडिएशन से हो रहा है। हमें इस चैप्टर में जिसको आगे डिटेल में पढ़ना है वो कंडक्शन है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग ऑब्वियसली बात है पढ़ेंगे अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार से हीट इधर से उधर जा सकती है। अब यहां से हमारे पास एक और टॉपिक शुरू होता है जो कि है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी,
अब थर्मल कंडक्टिविटी एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और इसी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर आगे बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ध्यान रखिएगा, इसी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर फिर आगे बेस्ड है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लेकिन ये थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से तो समझ में आ रहा होगा, जिसमें हीट जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ मेटल से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एक क्यूब इमेजिन कर लेते हैं। ये क्यूब है, ठीक है, सॉरी ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। एक क्यूबॉइड इमेजिन कर लेते हैं। अब क्योंकि हम क्यूबॉइड को फ्रंट से देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली में ये एक क्यूबॉइड है, यहाँ पे एरिया है इधर से, ठीक है ना। ये आपको इमेजिन करना होगा। अब यहाँ पे ये जो इसका फेस है ये वाला, इसका एरिया ए है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया भी ए होगा। इन दोनों फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी इस फेस और इस फेस के बीच में डिस्टेंस है, मतलब जो इसकी लंबाई है वो x है। अब अगर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अगर मान लो T प्लस डेल्टा T है और यहाँ का टेम्परेचर अगर T है, इसका मतलब है यहाँ का टेम्परेचर डेल्टा T ज्यादा है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है इसका एरिया, ये A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि हीट कहाँ से कहाँ जाएगी। यहाँ का टेम्परेचर है T प्लस डेल्टा T और वहाँ का टेम्परेचर है T। आपको मुझे बताना है कि हीट कहाँ से कहाँ जाएगी। क्या हीट लेफ्ट से राइट जाएगी या हीट राइट से लेफ्ट जाएगी, ये आपको मुझे बताना है कि हीट जो है वो लेफ्ट से राइट जाएगी या हीट जो है वो राइट से लेफ्ट जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम थर्मोडायनेमिक्स के, फिजिक्स के भी, वो तो आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स तो अब तक पढ़ ही लिया होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं कि हीट जाती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है तो इस केस में हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि हीट जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब मेरे यहाँ से बात करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे। तो यहाँ की तरफ जो है वो हीट फ्लो करेगी। सही है, सही है, सही है, हीट यहाँ की तरफ जो है वो फ्लो करेगी। अब अगर हीट यहाँ की तरफ फ्लो करती है, हीट अगर यहाँ की तरफ फ्लो करती है तो किस रेट से फ्लो करेगी वो मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो रेट ऑफ ट्रांसफर या फ्लो, बात एक ही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। पहली बात तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्या मैं इसको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बोलूं। डेल्टा क्यू क्या है, कितनी हीट गई, और डेल्टा टी क्या है, टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम ये चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम रेट निकालते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होगा, है ना। अगर ये बहुत छोटा है तो आपको पता है इसको हम डी क्यू बाय डी टी भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम डी क्यू बाय डी टी भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी और डी क्यू बाय डी टी, ये दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, क्या ये कहना ठीक होगा कि आपको बस मन में यस और नो बोलना है कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। आप सब जानते हो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन दोनों फेसेस में, जितना ज्यादा टेम्परेचर का फर्क होगा, डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा जल्दी हीट जो है वो ट्रेवल करेगी। अच्छा, ऐसे इमेजिन करो कि आपने एक सेकंड अपना हाथ उबलते हुए पानी में डाला और वहीं पे अगर आपने एक सेकंड अपना हाथ पिघले हुए लोहे में डाला, तो कौन आपको ज्यादा जलाएगा, कौन आपको हीट ज्यादा ट्रांसफर करेगा। तो ये सब जानते हैं कि पिघला हुआ लोहा, क्योंकि उसका टेम्परेचर हजारों में होगा लेकिन उबलते हुए पानी का 100 होगा। मैं ये नहीं कह रहा उबलता हुआ पानी जलाएगा, नहीं जलाएगा, करना नहीं है ये, बट अगर आप करोगे तो ज्यादा कौन जलाएगा, तो आंसर है पिघला हुआ लोहा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना जल्दी हीट आप तक पहुंचेगी, और ऑब्वियस सी बात है जल्दी पहुंचेगी तो ज्यादा भी पहुंचेगी। तो आई होप आप मेरी, मतलब मेरी तो बात वैसे भी नहीं है ये, आई होप आप फिजिक्स की इस स्टेटमेंट से सहमत हो कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, तो अगेन आंसर है यस। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना जल्दी हीट ट्रेवल करेगी, बिकॉज जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल हीट को रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। जितने ज़्यादा पार्टिकल हीट को रिसीव करने के लिए तैयार होंगे उतनी जल्दी हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है वो ट्रेवल
करने वाली है। बात समझ में आई? तो ये बातें आपको ध्यान में थोड़ा सा बस रखना है कि ये दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है। एक है कितना टेम्परेचर डिफरेंस है और एक है कि कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेकिन ये एक चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी भाई? समझ ही गए होगे आप। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चीजों के बीच में डिस्टेंस जहां पे आप हीट ट्रांसफर करना चाह रहे हो, जहां पे आप हीट ट्रांसफर करना चाह रहे हो। अगर ये दोनों फेसेस एक दूसरे से कम दूरी पे हैं तो हीट जल्दी जाएगी, ज्यादा दूरी पे है तो हीट स्लो हो जाएगी, और ज्यादा दूरी पे है तो और स्लो हो जाएगी। द पॉइंट इज कि हीट जितना ज्यादा दूरी पे जाना होगा उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। ये आपको समझना है पहली बात। तो यहां पे 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। एक्चुअली यार मैं ना मेरे ना अभी क्या हुआ, मैं 2 दिन पहले जिम में मैंने थोड़ा सा एक एक्सरसाइज गलत तो नहीं कहूँगा, मेरी एक मिस्टेक हो गई कि मैंने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो मेरा पूरा शरीर ना बहुत गर्म था, होता है एक्सरसाइज के बाद। और मैंने क्या किया, मैं बिना जैकेट वगैरह पहने ना बाहर चला गया एकदम जिम से। तो वो सर्द गर्म होता है ना, कुछ स्पाज्म कहते हैं इसको हम लोग थोड़ा, तो वो होने की वजह से मेरी नेक में इतना ज़्यादा पेन था 2 दिन से, कि अगर आप मेरे पेड बैच के बच्चे हैं तो आपको पता होगा ये बात, है ना। अगर आप पेड बैच में आते हैं तो आपको, या ऑफलाइन में आते हैं, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी। तो आज सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा बेहतर रिलीफ हुआ है, मतलब 20% 30% पेन जो है वो कम हो गया है। बट 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा पेन था। तो यहाँ पे एक शिक्षा मिली मुझे, मेरे को 4-5 हफ्ते पहले ही मेरे पेरेंट्स ने कहा था, भैया ने भी कहा, उशांक सर ने भी कहा कि जिम से सीधा ऐसे बाहर नहीं आते हैं, जैकेट। मैं सोचता था कि लोग जैकेट क्यों पहन के आते हैं, तो क्योंकि अब समझ में आता है कि मसल्स बहुत गर्म होती हैं, एकदम से बाहर ठंडा हो तो वो उसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो पेन क्रिएट करते हैं। मुझे पूरी बायोलॉजी तो नहीं पता है इसकी, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। बट एक्चुअली मैं बस एक सजेशन दे रहा था, मुझे एकदम से याद आया कि मैं आपसे बात कर लूँ, इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे आके ऐसे रेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैक में अभी भी, नेक में अभी भी दर्द है एक्चुअली, है ना। चलो, बट एक फैक्ट बता रहा था बस आपको। तो यानी जो हीट है उसका ट्रांसफर होना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये 3 चीजों पे डिपेंड कर गया, 2 के साथ डायरेक्टली और 1 के साथ इनवर्सली। बट क्या आप मुझे बताओ, क्या कोई और फैक्टर है आपके हिसाब से जिसपे हीट ट्रांसफर डिपेंड करता होगा अपने चलो ऐसा करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत देर हो गई सवाल नहीं पूछा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से कोई और ऐसा फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड करता होगा। तो आंसर है यस, बिल्कुल है, और वो है, सही बात, नेचर ऑफ मटेरियल। तो वो है नेचर ऑफ मटेरियल। कई मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, उसी के बारे में मेनली में बात करनी है, और कई मटेरियल्स ऐसे हैं जो उतने अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। तो कईयों के लिए कंडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, हीट बहुत जल्दी जाएगी, और कईयों के लिए कम। तो पहले इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, आ जाओ। तो कंबाइनिंग कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी ए बाय एक्स हो गया, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्टली और इसके इनवर्सली है। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूं और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूं के, तो यहाँ पे के ए डेल्टा टी आ जाएगा, अपॉन में कौन आ जाएगा, एक्स। इतना समझ गए। अब ये जो के है, ये जो हमने कांस्टेंट लगाया है के, ये वही है जिसके बारे में अभी हम सोच रहे थे, और वो है नेचर ऑफ मटेरियल। ये वही है जिसके बारे में अभी हम सोच रहे थे, और वो है नेचर ऑफ मटेरियल। यानी कि, और वैसे भी तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो ना, हीट का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये टेम्परेचर के साथ साथ, एरिया के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करना ही चाहिए। तो यहाँ पे आओ इसके बारे में बात करते हैं कि वेयर, ये के क्या है, वेयर के इज कॉल्ड अगेन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसको हम लोग कहते हैं।
और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे कि आपके मटेरियल का क्या नेचर है, उस पे ये डिपेंड करेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी आपके हिसाब से? देखो, पहली बात तो इसकी यूनिट क्या है? हीट की जूल। इसकी क्या है? टाइम। तो जूल पर सेकेंड तो यहाँ हो गई। यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो 1 मीटर बच गया। तो जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या? दोबारा बता रहा हूँ, ये क्या हमारे पास, ये है जूल पर सेकेंड। तो इसकी ऐसा यूनिट में यहाँ पे हमारे पास जूल पर सेकेंड तो ऐड हो ही गया इससे। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे मीटर था, तो एक कैंसिल हो गया। अभी मीटर नीचे आएगा तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से केल्विन इनवर्स हो जाएगा। क्या हम जूल पर सेकंड को वॉट भी कहते हैं? यस। तो यहाँ से हमारे पास एक और यूनिट आ जाएगी, जूल पर सेकंड की जगह मैं वॉट लिख दूंगा, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। लेकिन एसआई यूनिट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है मतलब क्या? अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मेरे लिए के यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या ये कहना ठीक है कि हीट जल्दी ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर? तो इसका मतलब ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर के कम हो जाएगा तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अगर के कम हो जाएगा तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर एक ऐसा मटेरियल है जहां पे आप चाह रहे हो, एक ऐसा मटेरियल है जहां पे आप चाह रहे हो कि कंडक्टिविटी आपको ज़्यादा मिले, आप चाह रहे हो कि हीट जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो, तो वहां पे आप के जो है वो क्या रखोगे? ज़्यादा। लेकिन कहीं पे आप चाहते हो कि कंडक्टिविटी कम हो, हीट कम ट्रांसफर हो, हीट कम ट्रेवल करे, तो वहां पे आप के जो है वो कम रखना चाहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बना रहे हो कुकिंग यूटेंसिल्स, अगर आप बना रहे हो कुकिंग यूटेंसिल्स, है ना भाई, तो वहां पे आप के बहुत ज्यादा रखना चाहोगे, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप वहीं पे बना रहे हो ब्लैंकेट, या फिर आप बना रहे हो एक फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क वगैरह, जहां पे आप चाहते हो कि हीट आए जाए ना, तो वहां पे आप के कम रखना चाहोगे। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। ये सवाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सबसे पहला सवाल, जो बर्ड्स हैं वो अपने फेदर जो हैं, या अपने जो क्या नाम है, अपने जो पंख हैं, जो जो बर्ड्स हैं, वो देखो, अब जरूरी नहीं है कि उनके पास फेदर हो या पंख हो, बट छोटे छोटे फाइन फाइन क्या बोलते हैं यार उनको, मैं भूल गया, विंग्स भी नहीं, फेदर ही बोलते हैं वैसे तो। आसान भाषा में कहें तो आपने देखा हो किसी बर्ड को, सर्दियों में बर्ड जो है वो विंटर्स में अपने आप को स्वेल कर लेते हैं, अपने आप को फुला लेते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, अपने पंखों को फैलाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, जिससे उनमें हवा भर जाती है। और हवा में एयर जो होता है, ध्यान रखना, एयर के लिए के की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है और इसके हम फायदे उठाते हैं। अब जैसे कि आप ये भी जानते होंगे, सब जानते होंगे कि जो क्विल्ट होती है, यानी जो हमारा रजाई होती है, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने की वजह से अगेन उसका के बहुत कम होता है, तो वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। और यही रीज़न है, एक सवाल बड़ा आता है कि अगर मैं एक कंबल लेता हूं जिसकी मोटाई मान लो 10 सेंटीमीटर है, या मैं दो 5-5 सेंटीमीटर के कंबल लेता हूं, तो कौन ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा? तो आंसर है 2 5-5 के, क्योंकि उन दोनों के बीच में एयर का एनवलप बन जाएगा, जो कि और ज़्यादा लेस थर्मल कंडक्टिविटी कर देगा, है ना। आप कभी सोचते हो, रुई यानी कॉटन की बनी हुई टी शर्ट से ठंड नहीं रुकती, लेकिन कॉटन को सीधा अगर आप कपड़ों में भर दो तो बड़ी गर्म है, बिकॉज सीधा भर दोगे तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर के लिए के बहुत कम होता है, जिसकी वजह से शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती और बाहर की ठंड अंदर नहीं आती। इग्लू, इग्लू आपने देखे होंगे भाई, इग्लू बर्फ के घर जो बनाते हैं, एस्कीमोज वगैरह जब बर्फ में रहते हैं, घर बनाते हैं, तो वो डबल वॉल का बनाते हैं उसको, हमेशा वो उसको डबल वॉल का बनाते हैं, ताकि बीच में फिर से एयर ट्रैप हो जाए
और एयर ट्रैप हो जाएगी, तो जो के है वो कम हो जाएगा, है ना। और 5 से लेके 10 डिग्री का फर्क आ जाता है। आपने जैकेट, जैसे तो के बात है, यहाँ पे एक जैकेट पड़ी हुई है। अब ये जैकेट बहुत, ओह ओह, एक सेकंड एक सेकंड, अब ये जैकेट बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत पतली है। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है, बहुत कम है। बट ये एक्चुअली में बहुत गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने फ्लीस भरा हुआ है। फ्लीस एक बहुत वायरल मटेरियल है, ये पॉलीमर होता है। ये कॉटन से भी बहुत हल्का, कॉटन हल्का मतलब पतला होता है, ज़्यादा जगह नहीं गिरता, फ्लफी नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक दबता नहीं है, बिकॉज ये पॉलीमर है और ये अपने अंदर एयर ट्रैप कर लेता है। और जेन्युइनली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास भी शायद हो सकता है जैकेट हो, ऐसी जैकेट्स हों, तो इनमें ये बहुत गर्म होते हैं। ये मैं वो डीकैथलॉन से लेके आया था, क्वेंच कंपनी है, पता नहीं कौन सी, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। मैं पूरी विंटर्स में जब भी स्कूटी या बाइक पे ट्रेवल करता हूँ, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इस पे बहुत ट्रस्ट है। पॉइंट को समझना, मैं क्या, भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मेरे पास पड़ी थी, मैंने बता दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे याद है कि मैं एक बार एक जैकेट लेके आया था, और वो मैं लेके आया था ऐसी, हमारे ना मंडे मार्केट लगती थी रोहिणी में, तो उसमें से ना मैं जैकेट लेके आया, बड़ी गर्म थी वो भी। एक दिन क्या हुआ कि ना वो जैकेट ना अड़ के फँस के ना कहीं पे नुकीली चीज़ पे अड़ के फट गई। जब वो फटी ना, तो उसमें से बर्ड्स के पंख निकले। ऑब्वियस सी बात है, वो किसी लोकल मार्केट में किसी ने बनाई होगी, लेकिन उसमें पक्षियों के पंख निकले। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले की, 7-8 साल पहले, एग्ज़ैक्ट तो नहीं याद। उसमें पता नहीं वो मुर्गी के थे या किसी बर्ड के थे, जो कि गलत बात है, पर उसमें पंख निकले। क्योंकि वो भी तो हवा को ट्रैप करने का ही काम करते हैं। तो ध्यान रखना, जिसके लिए भी के कम होगा, उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। अब जैसे इग्लू में 2 दीवारें बनाई, बीच में हवा आ गई, हवा के लिए के कम होता है, तो हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन, अनगिनत एप्लीकेशन इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के 2 मेन फेज़ हैं, तो हमने दोनों मेन फेज़ तो खत्म कर लिए हैं, लेकिन इसी से ही कनेक्टेड है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पहले वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री के ऊपर और उसके रिलेशन में, ठीक है? जल्दी से इतना मैं कहूँगा, हमारे पास 11 स्लाइड्स हो गई हैं, जल्दी से इन 11 स्लाइड्स को आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, और इनको समझ लीजिए। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगी, एक-एक करके देखो, मैंने सारी स्लाइड्स आपको दिखाई, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पहले इतना कर लो प्लीज़। ठीक है जी, तो आई होप आपने ये कर लिया। अब आगे बढ़ें अगर हम लोग, तो बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो कि काम आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के दौरान। तो ये फॉर्मूला अब आपको मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है ना? आई होप आपने लिख भी लिया होगा सब, ठीक है? चलो, अब इस चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? वैसे तो ये लॉ बहुत कॉमन सेंस बेस्ड है। मैं आपसे, चलो ये लॉ, अगर आपने लॉ पहले नहीं सुना है कभी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास एक गरम चाय का कप है, ठीक है ना? लेट्स से चाय के कप का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है कहीं पे, ठीक है ना? अब ऐसा करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पे 2 चाय के कप पड़े हैं। अब एक चाय के कप को आपने अपने किचन में छोड़ दिया नॉर्मल, ठीक है? और एक चाय के कप को आपने रख दिया अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो 5 मिनट बाद यह कौन-सा चाय का कप जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो आप कहोगे, सर ये क्या ही सवाल पूछ रहे हो? सबको पता है कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ जो चाय का कप है वो जल्दी ठंडा होगा, है ना? बट ऐसा क्यों हुआ? आपके किचन का टेम्परेचर मान लेते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो गर्मी रहती है किचन में, तो 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं फ्रिज के टेम्परेचर की बात करूँ, तो जैसे मेरा जो फ्रीज़र है वो -23 पे रहता है, लेकिन फ्रिज कहीं न कहीं 3 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो 3 मान के चलते हैं। अब एक चाय के कप को रखा गया 20 पे और एक को रखा गया 3 पे। अब 20 और 80 वाले में डिफरेंस 60 का है। और 80 और 3 वाले में आप देख सकते हैं डिफरेंस 77 का है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग में, उतना ही ज़्यादा बॉडी जो है वो जल्दी ठंडी होगी। क्या आप इस बात से वैसे सहमत हैं क्या? इस बात से लॉजिकली सहमत हैं क्या आप? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, उतना ही ज़्यादा जो बॉडी है वो जल्दी कूल डाउन होगी, है ना? सहमत हो कि नहीं हो? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
is directly proportional to the temperature difference between बॉडी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड सराउंडिंग, बॉडी एंड सराउंडिंग्स। समझे क्या? यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा जल्दी बॉडी कूल डाउन होगी। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है लेट से टी है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं टी नॉट है। तो ऑब्वियस बात है, अगर इसे ठंडा होना है तो ये कॉमन सेंस है कि टी ज़्यादा होगा टी नॉट से, तभी ठंडा होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर सराउंडिंग का ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो तो गर्म हो जाएगा। अब दूसरी बात, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा उतनी जल्दी बॉडी कूल होगी। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करूं तो पहली बात तो माइनस डेल्टा टी। अब यहाँ पे माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये किसका चेंज इन टेम्परेचर है? जिस बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे कूलिंग होने वाली है और कूलिंग में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो हमने एक माइनस पैसा लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब ये तो है टेम्परेचर में डिक्रीज कितना आया। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय डेल्टा टी कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कूलिंग। ये क्या हो जाएगा? पहली बात तो रेट ऑफ कूलिंग। ये जो पूरा का पूरा चीज है इसको आप क्या बोल दोगे? ये है रेट ऑफ कूलिंग, है ना। ये हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, ये ठंडे होने का रेट है, रेट ऑफ कूलिंग है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये रेट ऑफ कूलिंग है, अगर रेट ऑफ कूलिंग है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे टी किसका टेम्परेचर है? बॉडी का। और टी नॉट किसका टेम्परेचर है? सराउंडिंग का। अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट हो जाएगा ना। अगेन यहाँ पे के कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान, अच्छा इसके ऊपर दो ही क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में, एक लास्ट एग्जांपल है और एक लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। पर ध्यान रखना, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। छोटा डेल्टा टी क्या है? चेंज द टाइम, कितने समय में वो कूल हुआ। के कांस्टेंट है, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बट यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि टी नॉट तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, सही है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी है ना। लेकिन ये जो टी है, ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। बट ये कौन सा टेम्परेचर है? मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो कूल डाउन हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से 40। तो आप 50 से अगर 40 हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 40 माइनस 50 10 हो जाएगा, टाइम दे रखा होगा। और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो है 20। तो ये टी क्या लोगे आप? बिकॉज अगर मैं कह रहा हूँ कि ये टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी है तो बॉडी तो कूल हो रही है, उसके तो बहुत अलग अलग टेम्परेचर होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि खाना ठंडा हुआ फ्रॉम 40 टू 30, तो यहाँ पे आप 40 लोगे या 30 लोगे? यहाँ तो आप डिफरेंस लोगे। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो ये क्या लोगे? 40 लोगे या 30 लोगे? तो आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे ज्यादातर यहीं पे गलती करते हैं। ये जो टी है ये एवरेज टेम्परेचर होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका मतलब एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी का मतलब आपको यहाँ पे समझना है कि अगर मान लो मुझे बोला है कि ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है फ्रॉम 40 टू 30, तो मुझे यहाँ 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 विच इज 35 लेना है। अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है 80 से 60, तो 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 विच इज 70 लेना है। तो ध्यान रखना है कि ये जो टेम्परेचर है टी, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है यहाँ पे आपको वो लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहली बात तो, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से क्या हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? ये ग्राफ भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस यानी टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहा हूं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ कूलिंग यानी माइनस डेल्टा टी
बाय डी टी, ठीक है ना। अब अगर ऐसा बोले तो क्या टेम्परेचर डिफरेंस अगर जीरो है तो कूलिंग होगी ही नहीं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है यानी सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बराबर हो गया तो कूलिंग तो होगी ही नहीं। तो इस केस में ये जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा क्या रेट ऑफ कूलिंग बढ़ता जाएगा। तो एक ग्राफ तो ये बनता है, ध्यान रखना। लेकिन एक ग्राफ और बनता है, ये वाला ग्राफ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि एक ग्राफ और बनता है क्या। यहाँ पे हम सराउंडिंग के टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे टेम्परेचर टी यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और यहाँ पे रखेंगे हम रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग रखेंगे यहाँ, ठीक है ना, रेट ऑफ कूलिंग। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि सराउंडिंग्स टेम्परेचर जो है उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं और जो कि रहता भी है। अब आपके चाय के कप से सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। अब आप पता होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है लेकिन बॉडी का कम होता जा रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग भी तो कम होगा ना। इनिशियली जब डिफरेंस ज़्यादा था, चाय का कप 80 पे था और आपकी किचन का टेम्परेचर 20 था, तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हुई। लेकिन जैसे जैसे आपके चाय का कप का टेम्परेचर कम होने लगा ये डिफरेंस भी कम होने लगा। ये डिफरेंस कम होने लगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से कूलिंग भी कम होने लग गई। तो इसलिए जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। तो ये दो ग्राफ है जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्राफ पूछा गया है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस और कूलिंग पूछा है तो डायरेक्टली, बट अगर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड कूलिंग पूछा है तो वो इनवर्सली ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर, वैसे तो आगे हम और टॉपिक पढ़ रहे हैं बट कंसेप्ट्स वाइज जो नए कंसेप्ट हैं उस हिसाब से चैप्टर खत्म होता है। अब अगर आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आप पहले से ही जानते हो कि दुनिया में दो प्रकार की हीट होती हैं, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, है ना। तो बस अब वही बचता है, बाकी ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब जिसको लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट पहले से ही आता है उसके लिए ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वो चाहे तो इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट नहीं आता, केमिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको यहाँ पे इसको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात तो टाइप्स ऑफ हीट। हीट जो है वो दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। एक होती है लेटेंट हीट जो कि आप सब 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो, जो कि आप सब 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। और एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो कि आप लोगों ने ऐसा कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं पढ़ी है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री का, अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आप स्पेसिफिक हीट भी जानते हो। तो टाइप ऑफ हीट, दो प्रकार की हीट होती है हमारे पास। पहली आती है हमारे पास लेटेंट हीट, लेटेंट हीट है ना, हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? देखो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो हीट होती है वो दो काम कर सकती है, या तो वो टेम्परेचर को चेंज कर सकती है या तो वो स्टेट को चेंज कर सकती है। हीट दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती है, ये बात ध्यान रखना। हीट दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती है, या तो वो टेम्परेचर को चेंज कर पाएगी या तो वो स्टेट को चेंज कर पाएगी। तो जो लेटेंट हीट है जिसको हमने 9th क्लास में हिडन हीट भी कहा था, ये एक्चुअली में सिर्फ किसको चेंज करती है? स्टेट को। ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, इसलिए हमें लगता है कहीं छुप गई। बिकॉज हम सोचो हम हीट तो कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो हमें लगेगा हीट जाके छुप गई। तो इसको हम लेटेंट हीट यानी छुपी हुई हीट भी कहते हैं। लेटेंट का मतलब ही छुपा हुआ होता है। लेकिन ये हीट होती क्या है? तो हीट यूटिलाइज्ड और रिलीज्ड, हीट यूटिलाइज्ड और रिलीज्ड in converting 1 kg in converting state of 1 kg of substance, यानी 1 किलो सब्सटेंस का की स्टेट चेंज करने में कितनी हीट हमें लगती है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी 1 किलो बर्फ को 1 किलो पानी में कन्वर्ट करना है, या 1 किलो लोहे को 1 किलो पिघले हुए लोहे में कन्वर्ट करना है, या 1 किलो पिघले हुए लोहे को भाप में कन्वर्ट करना है, या 1 किलो पानी को लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, तो कितनी हीट लगेगी इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होता है इसका फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है कि कितनी हीट लग रही है
पर यूनिट मास, क्योंकि हम यहाँ पे 1 किलो पे निकाल रहे हैं ना, 1 किलो पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेटेंट हीट का हीट अपॉन में मास। तो हीट अपॉन में मास, लेटेंट हीट का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। अब ये तो बात तय है कि लेटेंट हीट क्या है, एक ऐसी हीट जो सिर्फ स्टेट को चेंज करती है, ये टेम्परेचर को कभी नहीं चेंज करती है ना। अगर मैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया पानी के, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ गया, अब मैं उसे गर्म करता रहूंगा जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पानी भाप में नहीं कन्वर्ट होगा। आप सब पढ़ चुके हो 9th में कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये वाली जो हीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज करती है स्टेट को, टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकती है ना। इसकी SI यूनिट की अगर बात कर लें तो इसकी SI यूनिट जूल पर केजी हो जाएगी। कैसे भाई? क्योंकि ऊपर हीट है और नीचे मास है ना। अब ये जो लेटेंट हीट होती है ये भी दो प्रकार की होती है, नाम से समझ जाओगे आप। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नाम से पता चल रहा होगा, इसमें हम लोग फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, आप सबको पता है स्टेट चेंज आपने पढ़ रखा है, सॉलिड से लिक्विड जाना है ना। फ्यूजन का मतलब होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए ब्रैकेट में लिख दूं, सॉलिड से लिक्विड जाना। तो 1 किलो सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कितनी हीट लगेगी, इसे कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल इसी प्रकार से आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझदार को इशारा काफी, वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है किसी भी लिक्विड को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा वेपर्स में या गैस में, है ना, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो प्रकार की हीट होती है, बस ध्यान रखना है लेटेंट हीट में क्या खास है कि ये टेम्परेचर तो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, लेकिन ये स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होती है। लेकिन फिर आती है हमारे पास सेकेंड प्रकार की हीट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आगे जाके जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह, वहाँ तो हमें स्पेसिफिक हीट के टाइप्स भी पढ़ने हैं, सीपी और सीवी। बट स्पेसिफिक हीट जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है स्पेसिफिक? अच्छा, कई जगहों पे एस से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, एज सच कोई पंगा नहीं है। केमिस्ट्री तो इसको हमेशा से ही सी से रिप्रेजेंट करती आई है और करती करेगी भी। लेकिन स्पेसिफिक हीट क्या होता है? लेटेंट हीट क्या था? ऐसी हीट जो किसको नहीं चेंज कर रही थी, टेम्परेचर को, लेकिन वो स्टेट को चेंज कर रही थी। तो आप समझ जाओ स्पेसिफिक हीट कौन सी हीट होगी, ऐसी हीट जो टेम्परेचर चेंज करेगी लेकिन ये स्टेट चेंज नहीं करेगी, बिकॉज हीट एट अ टाइम एक ही काम कर सकती है, हीट एक बारी में दोनों काम नहीं कर सकती, ये बात समझो। तो स्पेसिफिक हीट क्या हुई? स्पेसिफिक हीट हुई हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg। ध्यान रखना, फिजिक्स में हम केजी में बात करते हैं, केमिस्ट्री में आपने मोल में बात की थी। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, जब हम मोल में बात करते हैं उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, लेकिन जब मास पे बात करते हैं तो उसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ऑल्दो फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज फिजिक्स कभी भी मोल्स में डील नहीं करती, आप जानते हैं फिजिक्स हमेशा मास पे डील करती है। जितने भी एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर के, सब में आप चेक करना मास में डील किया गया है, इनको नहीं लेना देना कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इनके लिए स्पेसिफिक हीट है। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट, है ना। अगर 1 यूनिट मतलब चाहे 1 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 1 केल्विन हो, आपको पता है जब भी चेंज इन टेम्परेचर की बात होती है तो एक ही बात होती है। पॉइंट इज कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1 किलो सब्सटेंस को मैं कितनी हीट दूंगा, इसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमें यहां से मिल जाता है हीट अपॉन में, एक तो यहाँ पे मास आएगा क्योंकि हम 1 किलो की बात कर रहे हैं, और साथ में 1 यूनिट की बात कर रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर भी आएगा। यानी लेटेंट हीट का फॉर्मूला हीट अपॉन मास था बस, लेकिन स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हीट अपॉन में 1 किलो यानी मास, इनटू में साथ में आएगा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया है। तो स्पेसिफिक हीट, अगर मैं हीट को क्यू से भी दिखा रहा हूं तो मास को एम, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर। 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना मुझे जो है एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो आप सब समझदार हैं, एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, जूल। मास की यूनिट हमारे पास आ जाएगी kg, तो kg इनवर्स हो जाएगा, और टेम्परेचर की केल्विन इनवर्स, तो जूल पर kg पर केल्विन। अब अगर किसी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल है,
क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो यहां पे समझो कि अगर अगर किसी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो इट इज डिफिकल्ट टू रेज द टेम्परेचर, एक्चुअली टू रेज के बजाय टू चेंज होगा। रेज भी हो सकता है, बढ़ाना भी हो सकता है और कम भी करना हो सकता है। तो इफ स्पेसिफिक हीट इज ज्यादा देन इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो इट इज ईजियर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और यही रीजन है कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया था कि बीच पे मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है दिन में और पानी नहीं, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। आप चाहो तो कहीं पे लिख भी लो कि वाटर इज हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में चेंज आसानी से नहीं आता है। दिन के समय पे पानी उतना गर्म नहीं होता जितना मिट्टी हो जाती है, और रात के समय पे मिट्टी, जितना दिन में मिट्टी गर्म होती है रात को उतनी ठंडी हो जाती है। मानते हो? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की बात नहीं है, सिर्फ चेंज की बात है। इसका मतलब जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा भी आसानी से और कम भी आसानी से होगा। अगर एक बहुत धूप वाले दिन में आप 2 बेंचेस पे जाके बैठो, एक लकड़ी का एक लोहे का, तो आपको ज़्यादा गर्म महसूस लोहे का होगा। ऑल्दो वहाँ थर्मल कंडक्टिविटी का भी कंसेप्ट है, बट स्पेसिफिक हीट भी आप समझ सकते हो। और सेकेंडली, अगर आप वही एक बर्फ़ वाले इलाके में बैठोगे तो वो ठंडा भी होगा, यानी लोहा जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। वहीं पे लकड़ी धीरे गर्म होती है और धीरे ठंडी भी होती है। बात समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है? तो वही बात करने जा रहे हैं कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसका टेम्परेचर चेंज करना बहुत ईजी होगा। चेंज में बढ़ाना कम दोनों आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं कि भैया सनी डे पे मिट्टी ज़्यादा गर्म होती है लेकिन पानी क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हाई होती है और मिट्टी की बहुत कम होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, फिर कैलोरी मीटर पढ़ेंगे और हम उसको फिर चैप्टर को ख़त्म करेंगे। 10 मिनट का और हमारा काम रह गया। अब इस ग्राफ में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक प्रकार से हीट, जो मैंने हीट दी है उसको, और यहाँ मैं बना रहा हूँ टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। अब एक ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए। देखो, ये एक ग्राफ है जहाँ पे मैंने क्या किया, किसी को हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा, हीट दी टेम्परेचर बढ़ा, हीट दी टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पे वो मेल्ट होना शुरू हो गया। अभी तो ये सॉलिड था, लेकिन जहां पे ये मेल्ट होना शुरू हुआ, जब ये मेल्ट होना शुरू होगा तो अपनी ये स्टेट चेंज कर रहा होगा। अभी देखो ये अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। उस दौरान ये अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, ऑल्दो हम उसको हीट देंगे लेकिन ये अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो उस दौरान इसकी मेल्टिंग हो रही है। ये पूरा प्रोसेस मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हो मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। जैसे ये सारा का सारा पिघल जाएगा फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही लिक्विड स्टेट में भी टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा, एक तो लेवल आएगा ना जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा आपको पता है क्या होगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी बॉइलिंग हो रही होगी वो लिक्विड से गैस बन रहा होगा, तो आप हीट तो दोगे लेकिन टेम्परेचर जो है आप सब जानते हैं कि वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने एक बार उसको सारा भाप में कन्वर्ट कर दिया, अब वो गैस बन गया, वेपर बन गया। अब आप अगर उसमें टेम्परेचर जो है, अब आप उसको अगर हीट दोगे तो टेम्परेचर जो है वो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? अब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ भी हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहले आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट थी। फिर क्या हुआ, स्टेट चेंज हो रही है, फिर वो लेटेंट हीट हो गई। फिर आगे क्या है, स्पेसिफिक हीट, फिर क्या, लेटेंट हीट, फिर क्या, स्पेसिफिक हीट। समझ गए? अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी मीटर। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं। नहीं सोच रहे हो? चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मान लो आपके पास एक एल्यूमिनियम की बॉल है। अब उस एल्यूमिनियम की बॉल से आप उसकी स्पेसिफिक हीट कैसे निकालोगे अगर आपके पास एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरी मीटर।
और उस पे काम करना और उसकी मदद से किसी की भी स्पेसिफिक हीट निकाल लेना, इसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। इसको हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है, मैं आपको रफली समझा देता हूँ। देखो, रफली मतलब डायग्राम, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ऑल उसमें ड्राइंग बनाने का कुछ काम है नहीं, ऐसा ही बना पाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, मुझे ही पूरे ही मिले थे, ठीक है। ये कैलोरीमीटर है, ठीक है, ये कैलोरीमीटर है और ये कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का। जनरली कैलोरीमीटर कॉपर का बना होता है, बिकॉज आप सबको शायद पता होगा कि कॉपर वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट में से हमारे पास है। और इस कैलोरीमीटर के अंदर हम लोग जनरली पानी ले लेते हैं। अब इसमें थर्मोमीटर लगे होते हैं टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए, वो सब फैक्ट है। यहाँ पे मेरे पास एक एल्यूमिनियम की बॉल है, ठीक है ना, जिस या कोई भी एक्स नाम के सब्सटेंस की बॉल है जिसका मुझे स्पेसिफिक हीट निकालनी है। अब इसकी स्पेसिफिक हीट निकालते कैसे हैं? पहली बात तो हम उस सब्सटेंस को जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है उससे गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक, लेट अस सपोज 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर, यहाँ पे थर्मोमीटर लगे होते हैं, हम उससे नाप लेते हैं। यहाँ पे मानो थर्मोमीटर लगे हुए हैं और इनसे हम इनका टेम्परेचर नाप रहे हैं। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि दोनों का टेम्परेचर एल्यूमिनियम थर्मोमीटर जो है थर्मोमीटर जो है वाटर और कॉपर दोनों का टेम्परेचर एक साथ ही नाप रहा है, दोनों साथ में कांटेक्ट में, तो दोनों का टेम्परेचर कॉमन होगा। तो हमें पता है कि लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस में, और एल्यूमिनियम को हमने गर्म किया 100 तक। उसके बाद हम इसको ग्रेजुअली इसके अंदर डाल देंगे। जैसे हम इस एल्यूमिनियम को इसके अंदर डालेंगे क्या होगा, क्या ऐसा कहना ठीक है कि एल्यूमिनियम हीट लूज करना शुरू कर देगा? आंसर है यस। और वाटर और कॉपर हीट गेन करना शुरू कर देंगे। अब इसी प्रिंसिपल से कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन के प्रिंसिपल से हम एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? आप चाहो तो इससे पहले लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, कंसिडरेशंस वगैरह, है ना। कंसिडरेशन, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग ठीक लिखी है, वहाँ गलत लिखी है। आप चाहो तो आप लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह पूछ सकते हैं। ये हमारे पास कैलोरीमीटर है। आप चाहो तो लिख सकते हो भाई कि लेट अस टेक अ कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ, मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा, आप चाहे बैक जाके या पॉज करके लिख लेना। लेट अस टेक अ कैलोरीमीटर ऑफ, लेट अस टेक कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ कॉपर कंटेनिंग वाटर ऑफ नोन मासेस, दोनों के मास हमारे पास नोन है। देयर इज अ थर्मामीटर विच कैन कैलकुलेट, देयर इज अ थर्मामीटर विच कैन कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ गाड़ी, हाँ कोई नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। देयर इज अ थर्मामीटर विच कैन कैलकुलेट temperature of both. Now if we have to, let's say if we have to calculate specific heat of aluminium or substance X, then we can heat the substance at certain temperature, and then by dipping the substance into the calorimeter we can calculate the specific heat of substance X as follows, जो कि अब मैं आपको करवा रहा हूं। अब यहां देखो, क्या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हीट लॉस्ट हमेशा बराबर होगा हीट गेन्ड के? बोलो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जितनी हीट लॉस होगी क्या उतनी हीट गेन भी होगी? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जितनी हीट लॉस होगी उतनी हीट गेन भी होगी, ये फैक्ट है, ये कॉमन सेंस है। अब हीट लॉस्ट किसने की है? तो आंसर है सब्सटेंस एक्स ने। पहली बात तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, क्या हीट का फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट इंटू में मास इंटू में चेंज इन टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये हीट है। तो यहाँ से अगर मुझे हीट का फॉर्मूला निकालना हो तो स्पेसिफिक हीट इंटू में मास, अगर मुझे यहाँ से हीट का फॉर्मूला निकालना हो तो स्पेसिफिक हीट इंटू में मास इंटू में चेंज इन टेम्परेचर होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा है तो हीट लॉस किसकी हुई है? तो आंसर है एल्यूमिनियम की, तो या सब्सटेंस एक्स की। तो स्पेसिफिक हीट एक्स की, मास एक्स का और चेंज इन टेम्परेचर एक्स का। इसमें से मेरे पास मास होगा और चेंज इन टेम्परेचर होगा जो मैं थर्मोमीटर से निकालूंगा। हीट गेन कौन कर रहा है? तो आंसर है दो लोग कर रहे हैं, एक तो वाटर कर रहा है और एक कॉपर कर रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ कॉपर वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्या मुझे मास पता होगा, मैंने ही भरा है, और क्या चेंज इन टेम्परेचर थर्मोमीटर से निकालूंगा। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और कॉपर ये दोनों ही कैलोरीमीटर पे लिखी रहती हैं। जिसका भी वो बना होता है, मोस्टली कॉपर का, उसकी स्पेसिफिक हीट वहाँ लिखी रहती है और वाटर की भी लिखी रहती है उसी के डब्बे पे या उसी के बैक पे, और वही हम वाटर यहाँ यूज कर रहे हैं। प्लस
यहाँ पे हीट गेन कौन कर रहा है? कॉपर भी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर, मास भी लिखा रहता है, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। जिसने भी स्कूल में ये प्रैक्टिकल किया उसको पता होगा ये कैसे करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, सब गिवन है हमारे पास, सिवाय किसके? सिवाय स्पेसिफिक हीट ऑफ एक्स के। तो यहां से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, अपॉन में यहां से आ जाएगा मास एक्स का और चेंज इन टेम्परेचर एक्स का। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं। तो ऑसिलेशन चैप्टर के बाद मैं चारों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस करा दूंगा आपको अच्छे से, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि पहले सवाल ले आओ, तो पहले करा दूंगा। बट द पॉइंट इज कि हमने इस चैप्टर को 1.5 घंटे में जो है बहुत ही लिमिटेड समय में सारी चीजें यहाँ पे कवर करके इसे पूरा किया है। ठीक है ना? 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 और सारी चीज हाथ से लिखी है, देख लो भाई, ये बात की आपको यहाँ पे दाद देनी होगी। ये हमने सारी चीजें हाथ से लिखी हैं, यानी आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है। जब टीचर हाथ से लिखता है तो मुझे पता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो बच्चे को ज़्यादा एक फील आती है, क्योंकि वो बच्चा भी साथ साथ लिख पाता है। बाकी एक्सेप्शनल केसेस बच्चे हैं, बट मुझे लगता है कि ये छोटा सा वन शॉट, प्यारा सा वन शॉट आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लगा होगा और प्यारा सा चैप्टर हो भी गया होगा। तो कमेंट सेक्शन पे प्यार छोड़ के जाइएगा, एक प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाइएगा कि वन शॉट कैसा लगा प्लीज़। और साथ ही साथ लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है आपके दोस्तों को इस लेक्चर की ज़रूरत है, तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत जल्द हम 11th के लिए लाइव जाना शुरू हो रहे हैं, जनवरी आ गया है लगभग, तो हम वहाँ पे लाइव जाना शुरू हो जाएंगे। बस आपको चैनल को सपोर्ट करना है, आपके लिए ऐसा ही फ्री और बहुत बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।